डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हम लोगों ने व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज पोटेंशियोमीटर। बेटा, पोटेंशियोमीटर नाम से ज़ाहिर है एक ऐसी डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के काम आती है। बेटा, किसी भी सर्किट में किसी भी दो पॉइंट्स के अक्रॉस जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप को मेजर करते हैं तो हम उन दो पॉइंट्स के अक्रॉस एक वोल्ट मीटर लगाते हैं। जस्ट लाइक जो हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, एक ये रेजिस्टेंस है, एक ये रेजिस्टेंस है। अगर बेटा इसमें से मैं किसी एक रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप को मेजर करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाऊंगा और इन पॉइंट्स के अक्रॉस अगर वोल्ट मीटर लगाऊंगा तो वोल्ट मीटर वो वोल्टेज मेजर करेगा आई आर के इक्वल। इधर से कोई करंट आई आ रहा था, यहाँ से भी मैं सपोज कर रहा हूँ कि आई करंट फ्लो कर रहा है। अगर बेटा इस वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस कंपैरेटिवली कम हो, ये जो उस रेजिस्टेंस से जिसके अक्रॉस में पोटेंशियल ड्रॉप में ये कर रहा हूँ, तो एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ करंट जो है वो इधर से फ्लो कर जाएगा इस वोल्ट मीटर में से, और ये जो करंट रेजिस्टर से गुजर रहा था इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। अगर इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी तो जो मैं पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहा हूँ वो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। इस तरह से जो मेरा मकसद था पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने का वो खत्म हो जाएगा। सो कि जब भी हमने वोल्ट मीटर की मदद से पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना है किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो जो आइडियली पोटेंशियल डिफरेंस जो वोल्ट मीटर है उसकी रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होनी चाहिए, मीन इधर से कोई करंट फ्लो नहीं करना चाहिए। लेकिन आपको पता है कि प्रैक्टिकली ऐसा मुमकिन नहीं है। तो बेटा फिर हम ये कहेंगे कि इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होनी चाहिए। इस मसले को हल किया गया मुख्तलिफ तरीकों से, जैसे डिजिटल वोल्ट मीटर यूज़ किए गए, जैसे ऑसिलोस्कोप यूज़ की जा सकती है जिनकी रेजिस्टेंस प्रैक्टिकली वेरी हाई होती है, उनमें से कोई करंट ड्रॉ नहीं होता और एक्यूरेट वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस हम मेजर कर सकते हैं। लेकिन ये एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स थे, तो एक आसान और सस्ता इक्विपमेंट जो हम यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं पोटेंशियोमीटर, जिसकी मदद से हम दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस या किसी बैटरी की अननोन ईएमएफ, जिसकी ईएमएफ का हमें ना पता हो, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग पोटेंशियोमीटर। तो अगर मैं पोटेंशियोमीटर की बात करूं बेटा, तो पोटेंशियोमीटर इज अ वायर, और इसे हम नॉर्मली क्या करते हैं कि एक हम बॉक्स ले लेते हैं, वुड बॉक्स, उसकी एक स्ट्रिप ले लेते हैं जिसकी इसके ऊपर बेटा हमने एक वायर जिसकी लेंथ 4 मीटर है, यानी 1 मीटर ये, फिर ये दूसरा मीटर, तीसरा ये 3 मीटर और ये 4 मीटर इसकी जो है ये लेंथ है, या 400 सेंटीमीटर कह लें आप। इसे हमने लंबा इसलिए रखा तो फिर 4 मीटर लंबा हमें वो वुडन स्ट्रिप लेनी पड़ेगी, लेकिन अब हमने क्या किया कि इसे 4 लाइनों में लगा दिया, लेकिन ओवरऑल इसकी जो लेंथ है वो 4 मीटर है। तो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है पूरी की पूरी वायर का, तो इसकी जो जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी। तो और ए और बी के दरमियान जो खास रेजिस्टेंस है, क्योंकि वायर है ना तो एक रेजिस्टेंस है, तो ए और बी के दरमियान जो रेजिस्टेंस है उसे आप इस फिगर में देख सकते हैं। मैंने आर से शो किया, इसे शो किया, आर से शो किया द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज आर। यहाँ पे बेटा एक और हम कांटेक्ट लेते हैं जिसे हम स्लाइडिंग कांटेक्ट या जॉकी कहते हैं। फर्स्ट किया एक टर्मिनल आपने एक ए ले लिया और एक और टर्मिनल आपने ले लिया सी, ये कोई स्लाइडिंग कांटेक्ट होता है जिससे मैं ए इस वायर के ऊपर किसी भी जगह पे मूव करवा के लेके जा सकता हूँ। इसे हम जॉकी की मदद से, या आप एक्सपेरिमेंट में देखेंगे या प्रैक्टिकल करेंगे, जॉकी की मदद से इसे मैं किसी जगह पे भी मूव करवा के लेके जा सकता हूँ। दिस इज अ वेरिंग कॉन्टैक्ट, जस्ट लाइक इन रियोस्टेट एक वेरिंग कॉन्टैक्ट था, ये भी एक वेरिंग कॉन्टैक्ट है। अब होगा क्या कि अगर हम लोग देखें कि ये हमारे पास रेजिस्टेंस है कैपिटल आर बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी, और कोई स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है सी,
और ए और सी के दरमियान रेजिस्टेंस है स्मॉल आर, कितनी है, स्मॉल आर। अब देखो बेटा, अगर मैं ए को सी को ए से बी की तरफ मूव करवा के लेके जाऊं तो स्मॉल आर बढ़ती जाएगी, क्योंकि ए और सी के दरमियान लेंथ बढ़ती जाएगी और रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के। तो जैसे जैसे लेंथ बढ़ती जाएगी स्मॉल आर बढ़ती जाएगी। जब सी पॉइंट बी पे चला जाएगा तो ए और बी के दरमियान रेजिस्टेंस कैपिटल आ जाए आर हो जाएगी। तो सो आई कैन से डेट कि इसकी रेजिस्टेंस वेरी कर सकती है फ्रॉम 0 टू कैपिटल आर। 0 कहाँ पे थी, व्हेन पॉइंट सी इज एट ए, जब सी किस पे हो, ए पे हो, और व्हेन सी इज एट बी तो फिर रेजिस्टेंस कितनी होगी, कैपिटल आर। इसका मतलब है स्मॉल आर वेरी करता है फ्रॉम 0 टू कैपिटल आर के दरमियान से वेरी कर सकता है। स्मॉल आर है क्या, रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। लेट्स सपोज कि हमारे पास ये एक मैं इसे यहाँ पे अलग बना लेता हूँ कि ये रियोस्टेट है जिसकी रेजिस्टेंस लेट्स सपोज ए और बी पॉइंट के दरमियान हमने इसकी रेजिस्टेंस को कैपिटल आर कहा। अगर बेटा इसके अक्रॉस में कोई बैटरी लगा देता हूँ ई, इसकी ईएमएफ है ई, तो आपको पता है कि इसमें से करंट फ्लो करेगा। करंट किसके इक्वल होगा, आई इक्वल्स ई ओवर आर अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, ये करंट फ्लो करेगा। अब अगर यहाँ पर कोई स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट में सी ले लूं, ये तो ए और बी के दरमियान कैपिटल आर रेजिस्टेंस थी ना, अगर मैं यहाँ पे कोई स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट ले लेता हूँ दैट इज सी, ये मेरे पास कोई कॉन्टेक्ट है सी, और ए और सी के दरमियान मैं कोई वोल्ट मीटर लगा देता हूँ वी, ये कोई स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट सी था। ए और सी के दरमियान रेजिस्टेंस कितनी है बेटा, स्मॉल आर। अब मैं वी ए सी अगर लेना चाहूँ तो किसकी इक्वल होगा, आई इंटू ए और सी के दरमियान रेजिस्टेंस कितनी है, स्मॉल आर, आई स्मॉल आर, या इसी को मैं लिख सकता हूँ ई ओवर कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। अब हमें पता है कि आर वेरी कर, स्मॉल आर वेरी करता है फ्रॉम 0 टू कैपिटल आर। अगर सी को मैं ए पे ले जाऊंगा तो आर विल बी 0, और अगर आर 0 होगा तो बी ए सी भी 0 होगा, और अगर सी को मैं बी पे ले जाऊं तो स्मॉल आर विल बी कम इक्वल टू कैपिटल आर, दोनों की लेंथ इक्वल हो जाएगी। देन कैपिटल आर से कैंसिल आउट हो जाएगा, और वी ए सी किसकी इक्वल होगा, सोर्स वोल्टेज के इक्वल होगा, डेट इज ई। तो मुझे पता चला जैसे वो रेजिस्टेंस वेरी कर रही थी फ्रॉम 0 टू कैपिटल आर, इसी तरह वोल्टेज वेरी कर रहा है फ्रॉम 0 टू कैपिटल ई। इसका मतलब है कि मैं ए और सी को यूज करते हुए वोल्टेज की वैल्यू जितनी वेरी करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ, और ये 0 से कैपिटल ई तक वेरी करती जाएगी। तो यहाँ तक हमने पोटेंशियोमीटर की दो एप्लीकेशंस पढ़ी। एक तो हम इसे वेरिएबल रेजिस्टर के तौर पे यूज कर सकते हैं, दूसरा हम इसे पोटेंशियल डिवाइडिंग नेटवर्क के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। एंड द थर्ड वन इज हम यूजिंग potentiometer we can find the EMF of a battery, जिसकी EMF अननोन है उसकी बैटरी की EMF हम फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक सर्किट बनाएंगे। पहले सर्किट में हमने क्या किया कि हमने एक बैटरी लगाई जिसकी EMF हमें नोन है, इसका पता है बेटा ई का। इसे हमने ये पोटेंशियोमीटर के ए और बी पॉइंट्स के दरमियान लगाया, तो यहाँ से जो करंट फ्लो किया उसकी वैल्यू हमने देखी कितनी है, E डिवाइडेड बाई कैपिटल आर, E डिवाइडेड बाई कैपिटल आर। अब हमने एक और बैटरी ली, ये वो वाली बैटरी है जिसकी EMF अननोन है, याद रखें कैपिटल E इज नोन एंड EX इज अननोन। मैंने एक वो बैटरी ली जिसकी EMF अननोन है, वो EX है। इसे मैंने कुछ इस तरह से कनेक्ट किया कि नॉन बैटरी और अननोन बैटरी दोनों का पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो एट पॉइंट ए कनेक्टेड है, दोनों एट पॉजिटिव टर्मिनल हो।
यानी नॉन बैटरी का भी पॉजिटिव टर्मिनल और अननोन बैटरी का भी पॉजिटिव टर्मिनल एट पॉइंट ए। और इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है उसके साथ मैंने ये गैल्वानोमीटर, बेटा ये वोल्ट मीटर नहीं है, दिस इज दी गैल्वानोमीटर। एक इससे पहले मैंने वोल्ट मीटर यूज किया था, याद रखिएगा, ये मैं वोल्ट मीटर यूज कर रहा हूँ वोल्टेज को मेजर करने के लिए, बट दिस वन इज दी गैल्वानोमीटर टू डिटेक्ट दी फ्लो करंट। और गैल्वानोमीटर के दूसरा टर्मिनल को मैंने जोकी के साथ कनेक्ट किया जो कि स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है सी। अब बेटा ए और सी के दरमियान अगर हम वोल्टेज लें तो आपको पता है कि किसके इक्वल होगा, वी ए सी किसके इक्वल होगा, आई स्मॉल आर के इक्वल होगा, अभी हमने पढ़ा पीछे। अब आप देखेंगे कि गैल्वानोमीटर से करंट गुजर रहा है। अब अगर मैं इस जोकी को मूव कराऊं ए से, पहले तो बात है कि आपने देखना है कि सर्किट हमारा सही है या गलत है। आप क्या करोगे, जोकी को पॉइंट ए पे लगाओगे, गैल्वानोमेटर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन देगा किसी एक डायरेक्शन में, इसे आप पॉइंट बी पे लगाओगे ये दूसरी डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन देगा। इसका मतलब है कि यहाँ रास्ते में गैल्वानोमीटर का जीरो होता है, अगर आपने कभी गैल्वानोमीटर को देखा है तो इसका मतलब है कि एक एक्सट्रीम से दूसरी एक्सट्रीम पे जाते हुए रास्ते में कोई ऐसा पॉइंट भी है जहाँ पे गैल्वानोमीटर का करंट जीरो होगा। तो फिर मैं क्या करूंगा, ए से जोकी को मूव कराना शुरू करूंगा बी की तरफ, यानी इस वायर के ऊपर ना, ये ए बी, ए से मैं सी कांटेक्ट को बी की तरफ मूव कराऊंगा। यहाँ कहीं पे कोई ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे आप देखेंगे गैल्वानोमीटर विल शो जीरो डिफ्लेक्शन, इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। तो इसमें से कोई करंट फ्लो कब क्यों नहीं करेगा, जब ए और सी के दरमियान उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस हो जाए जितना इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है। होता है जब पोटेंशियल डिफरेंस खत्म हो जाता है तो करंट फ्लो नहीं करता। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे करंट इसलिए फ्लो नहीं कर रहा कि जो ए और सी के दरमियान वोल्टेज है वही पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है इस बैटरी का। तो हमें वो क्या करना है कि वो लेंथ फाइंड आउट करनी है, उसे हम बैलेंसिंग लेंथ कहेंगे। क्या कहेंगे, बैलेंसिंग लेंथ। यहाँ पे जाकर गैल्वानोमीटर से गुजरने वाला करंट जो है वो जीरो हो जाए, गैल्वानोमीटर में से कोई करंट ना गुजरे, तो एट डेट पॉइंट क्या होगा बेटा कि जो वी ए सी होगा जो कि आई स्मॉल आर के इक्वल है, डेट विल बिकम इक्वल टू ई एक्स अननोन, जो ईएमएफ ऑफ बैटरी के इक्वल होगा, उसकी ईएमएफ इक्वल हो जाएगा। अब ई एक्स किसके इक्वल है, वी ए सी, और वी ए सी हम पहले देख चुके हैं वो किसके इक्वल है, आई स्मॉल आर के। अगर आप इसे दोबारा करना चाहते हैं तो ये वीडियो यूट्यूब पे आएगी और इसे दोबारा से वहां पे देख सकते हैं। तो वैसे यूट्यूब की जो प्ले लिस्ट है सेकेंड ईयर की, उसमें चैप्टर नंबर 12 से लेकर ऑनवर्ड सारे लेक्चर्स मौजूद हैं, जौन सा बच्चा जौन सा लेक्चर देखना चाहे वहां पे देख सकता है। सिमिलरली आई की वैल्यू हमने पीछे लिखी है, वो किसकी इक्वल है, ई ओवर कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। अब हमें पता है बेटा यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। अगर जो 4 मीटर लेंथ थी उसमें कैपिटल एल कह दूं जो ए और बी के दरमियान थी, तो स्मॉल आर क्या है, ए और सी के दरमियान, और स्मॉल आर भी लेंथ के इक्वल होगा, लेकिन ये वाली लेंथ होगी ना बेटा, इसे मैं स्मॉल एल कह दूंगा यहाँ तक, और ये जो टोटल लेंथ थी ए और बी के दरमियान इसे मैं कैपिटल एल कह दूंगा। कैपिटल आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एल और स्मॉल आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एल। अब अगर इन्हें मैं प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करूं तो यहाँ पे इक्वालिटी आएगी। तो कैपिटल आर को बेटा मैं लिख सकता हूँ, कैपिटल आर इक्वल्स रो एल ओवर ए, पढ़ा हुआ हमने। ए क्योंकि वो जो वायर है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट है, वो वेरी नहीं करता, वो सेम रहता है, और रो मटेरियल पे डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी। इस तरह स्मॉल आर को लिखना चाहूँ तो स्मॉल आर किसके इक्वल होगा, रो ए ओ इनटू स्मॉल एल, में लगी ना। कैपिटल रेजिस्टेंस कैपिटल एल डिटरमिन करेगा पूरी लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर। तो स्मॉल आर ए और सी के दरमियान जो रेजिस्टेंस है वो ए और सी के दरमियान जो लेंथ ऑफ द वायर है उससे डिटरमिन करेगा। अब मेरे पास वैल्यू आ गई बेटा कैपिटल आर की भी और स्मॉल आर की भी, ये दोनों वैल्यूज अगर मैं यहाँ पे इस इक्वेशन में इंसर्ट करूँ तो मेरे पास ई एक्स की वैल्यू आ जाएगी बेटा, ई इंटू स्मॉल आर क्या है, रो ए इंटू स्मॉल एल, और कैपिटल आर क्या है,
रो कैपिटल एल ओवर ए, तो बेटा रो से कैंसिल और ए से कैंसिल हो जाएगा, और देन ई एक्स विल बी इक्वल टू ई स्मॉल एल ओवर कैपिटल एल, ई स्मॉल एल ओवर कैपिटल एल इसके इक्वल हो जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास फिर अननोन ईएमएफ इक्वल आ गई बेटा ई एक्स ई स्मॉल एल ओवर कैपिटल एल। अब ई का तो हमें पता है कि ये नॉन ईएमएफ की बैटरी थी, कैपिटल एल का भी हमें पता है कि नॉर्मली हम 4 मीटर लेते हैं। हमें जस्ट ये स्मॉल एल जिसे हम कहते हैं बैलेंसिंग लेंथ, क्या कहते हैं, बैलेंसिंग लेंथ। बैलेंसिंग लेंथ से मुराद है वो लेंथ जिसमें गैल्वानोमीटर से गुजरने वाला करंट जीरो हो जाए, उसे हम स्मॉल एल कहते हैं। अगर हमें बैलेंसिंग लेंथ का पता चल जाए तो हम अननोन जो बैटरी अननोन ईएमएफ की बैटरी थी उसकी ईएमएफ का हमें पता चल सकता है। तो अभी तक हम 3 इसकी एप्लीकेशंस पढ़ चुके हैं। वी कैन यूज potentiometer for variable resistor, we can use potentiometer for varying the potential dividing network के तौर पे यूज कर सकते हैं, and we can also use the potentiometer to determine the unknown EMF of the battery। अब इसी तरह बेटा जो इसमें लास्ट एप्लीकेशन है वो है टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू बैटरीज, दो डिफरेंट बैटरीज की ईएमएफ को कंपेयर करें। वैसे तो बेटा इसका एक शॉर्टकट वे भी होता है जो हम प्रैक्टिकल्स में करते हैं, लेकिन मैं वो बात करूंगा जो किताब वाले ने लिखा है। हमने दो बैटरीज हैं, एक बैटरी की ईएमएफ है लेट्स सपोज EX1, और दूसरी बैटरी की दो बैटरीज आ गई हैं, एक की है EX1 कह देता हूँ, ये भी अननोन है, EX1, और दूसरी बैटरी आ जाती है EX2, इसकी भी ईएमएफ अननोन है। तो इन दोनों को कंपेयर करना है तो बड़ा आसान सा तरीका है कि ये ई सेम रहने दो जो पहले नोन है, पहले EX1 ले लो, इसके लिए कोई बैलेंसिंग लेंथ निकलेगी L1, फिर यहाँ पर EX2 ले लो और इसकी जो बैलेंसिंग लेंथ निकलेगी जिस तरह का हमने पहले किया वो L2। अब EX1 जैसे EX आपने पढ़ा, EX क्या था हमारे पास, EL ओवर कैपिटल L, तो EX1 क्या होगा, EL1 ओवर कैपिटल L। सिमिलरली EX2 क्या होगा, EL2 ओवर कैपिटल L। अब अगर मैं डिवाइड कर दूं इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 पे, तो EX1 ओवर EX2 विल बी इक्वल टू EL1 ओवर कैपिटल L डिवाइडेड बाई EL2 ओवर कैपिटल L। बेटा ई से कैंसिल और कैपिटल L से कैंसिल हो जाएगा, तो मैं सिंपली इसे लिख सकता हूँ इसे EX1 ओवर EX2 डेट विल बी इक्वल टू L1 ओवर L2। तो बेटा दोनों की बैलेंसिंग लेंथ की रेशियो ले लेंगे तो दोनों बैटरीज की ईएमएफ की रेशियो के इक्वल हो जाएगा। अगर ये ग्रेटर देन 1 आ जाए तो मैं कहूँगा EX इज ग्रेटर देन EX2, अगर ये लेस देन 1 आ जाए मैं कहूँगा EX2 इज ग्रेटर देन EX1। बेटा दिस इज द पोटेंशियोमीटर, दिस वन इज द लास्ट आर्टिकल ऑफ दिस चैप्टर। इंशाल्लाह कल से हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसे कैलकुलेशंस में इश्यूज हैं वो इस वीडियो को दोबारा से यूट्यूब पे देख सकता है। ठीक है बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।